एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एलटी का प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका 2024 में हुआ था। ठीक है, 2024 में आप जानते ही हैं जो नया सिलेबस आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, नए सेवा नियमावली के हिसाब से आपका पेपर पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग जो ये पेपर हुआ है इसके क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमें यहाँ पर 30 क्वेश्चंस एकेडमिक एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे और उनको आज मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगी। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इसकी जो आंसर की आई थी उसमें फिर चेंज किया था, ऑब्जेक्शन मांगते उसके बाद फाइनल आंसर की आती है और उसके बावजूद इस पर विवाद आया था। आप जानते ही होंगे कि पिछली वाली जो आपकी एलटी भर्ती थी वो कोर्ट में रही थी, कई बहुत उस पर सुनवाई वगैरह हुई क्योंकि उसमें क्वेश्चंस के ऊपर विवाद आया था कि सही आंसर क्या माना जाएगा। और फाइनली क्या किया था कोर्ट ने, फिर सीबीएसई और गढ़वाल यूनिवर्सिटी को भी इंक्लूड किया था, वहां पर फिर से आंसर की चेकिंग हुई थी और कुछ आंसर बदले भी थे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका फाइनल वर्डिक्ट आया था, जो फाइनल आंसर की आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये डिस्कस करके बताने वाली हूँ। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। Sir John Adams used to say that education is the dynamic side of the philosophy. Education is under philosophy. There is no relation between education and philosophy. Education and philosophy are the two sides of the same coin. तो जॉन एडम ने क्या कहा था इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है एकेडमिक एप्टीट्यूड का, जो आपका एजुकेशन एंड फिलोसफी और सोशियोलॉजी वगैरह पर बेस्ड है, उसमें से आपका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कथन ए सही है, ठीक है, आंसर आपका राइट जो है, जो जॉन एडम के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यानी एजुकेशन जो है डायनेमिक साइड है आपका फिलॉसफी का। फिलॉसफी आपको एक बेस देती है, आधार देती है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो डायनेमिक साइड है वो कौन है, एजुकेशन है। इसका डी वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि जॉन एडम ने क्या कहा, तो जॉन एडम ने आपका ए वाला स्टेटमेंट कहा था, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और आपसे पूछा गया है गाइडेंस इज ब्रॉडर देन काउंसलिंग। काउंसलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है, और आपसे देखो यहाँ पर चूज करने के लिए कहा गया इन कोड्स में से। अब क्वेश्चन पैटर्न भी देखो, यहाँ पर एमसीक्यू भी सिंपल एमसीक्यू नहीं है, स्टेटमेंट टाइप भी है, आपको मैच द फॉलोइंग टाइप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि परामर्श की अपेक्षा निर्देशन जो होता है व्यापक प्रक्रिया होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, निर्देशन अधिक बड़ा आता है, काउंसलिंग कहीं ना कहीं या परामर्श कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, परामर्श निर्देशन की एक तकनीक होती है, बिल्कुल सही है, दोनों चीजें सही हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर 1 भी सही है और 2 भी सही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपका यूनिट 2 साइकोलॉजी वाला जो आपका पोर्शन है उसका एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका आरटी। आरटी साफ साफ मेंशन होता है, वैसे भी किसी भी टीचिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आरटी, एनईपी, एनसीएफएससी, ये सब तो आपको रेडी करने ही चाहिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट द राइट टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन इज गिवन टू। होम बेस्ड एजुकेशन आप किसको देंगे आरटीई के अनुसार? अ चाइल्ड हु इज एकेडमिकली गिफ्टेड, अ चाइल्ड हैविंग क्रिएटिव एबिलिटीज, अ चाइल्ड रिसाइडिंग इन रिमोट एरियाज, अ चाइल्ड हैविंग मल्टीपल और सीवियर डिसेबिलिटी। तो इसका सही आंसर डी है, ठीक है। होम बेस्ड एजुकेशन मतलब घर में ही वो शिक्षा प्राप्त करे। देखिए हमारी जो आपकी आरटीई है वो ये कहती है कि वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है कि सारे ही प्रकार के बच्चे, चाहे उनमें कुछ डिसेबिलिटी भी है, उनको भी आप क्या करिए, सामान्य स्कूलों में पढ़ाइए, सबको साथ में पढ़ाइए, ठीक है। नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको भी आपको वहीं पे रखना है, ठीक है, वहीं पे पढ़ाना है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी इतनी सीवियर है कि उसको वहां पर स्कूल में नहीं लाया जा सकता, तो होम बेस्ड एजुकेशन का प्रावधान भी यहाँ पर है, ठीक है। तो होम बेस्ड एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर सिफारिश की गई, तो ये शिक्षा के अधिकार में आएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सीक्वेंस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपको क्या दिया है, अ चाइल्ड कैन नॉट टाई हिज और हर शूज लेसेस, टीचर डिलीवर्स एन एक्सीलेंट लेक्चर फॉलोड बाय डेमोन्स्ट्रेशन, चाइल्ड कैन नाउ टाई हिज और हर शूज, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये इन्होंने दे दिया है और इसके बाद आपसे यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ दिए हुए कि इफ बिहेवियर चेंज फ्रॉम ए टू सी एज अ रिजल्ट ऑफ बी इट कैन बी इन्फर्ड एज, ठीक है। तो ए यहाँ पर भाई एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ये था कि एक बच्ची
या एक बच्चा जो है अपने शू लेसेस नहीं बांध सकता था, टीचर ने क्या किया, टीचर ने उसे बताया, समझाया, लेक्चर दिया कि ऐसे होता है और डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया, और अब जो है बच्चा अपने शूज बांधने लगा है। तो अगर ए के बाद जो है सी में हमें यहाँ चेंज देखने को मिल रहा है ड्यू टू बी, तो ये क्या हुआ, चाइल्ड इज वेरी ओबीडियंट, चाइल्ड इज वेरी अटेंटिव, चाइल्ड इज वेरी सिंसियर, चाइल्ड हैज लर्न समथिंग। तो ये मैं टीचिंग में भी आपको कई बार बताती रहती हूँ, अगर बच्चे में पहले कोई काम वो नहीं करता था, आपने सिखाया, उसके बाद वो करने लगा, यानी चेंज इन बिहेवियर आपको देखने को मिला है, इसका मतलब बच्चे ने सीखा है। ठीक है, तो चाइल्ड हैज लर्न समथिंग, ये लर्निंग हुई है। नेक्स्ट पे चलेंगे, which of the following statements are not the characteristic of socialism? Socialism does not accept separate entity of individual. Socialism accepts individual as an organ of society. Socialism favor the capitalism. Competition has an important place in socialism. Socialism जिसे हम समाजवाद कहते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी विशेषता इसकी नहीं है। ठीक है, तो देखिए समाजवाद के अनुसार व्यक्ति जो है उसे पृथक नहीं माना जाता, बिल्कुल सही, किसी एक व्यक्ति की सत्ता नहीं मानी जा सकती सोशलिज्म में, और समाजवाद जो है वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। ठीक है, समाजवाद जो है व्यक्ति को समाज का एक अंग मानता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों तो राइट है। अब इस पे आ जाओ, समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं, कैपिटलिज्म बिल्कुल ही अलग है सोशलिज्म से, और यहाँ पर समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी गलत है, हम जन कल्याण की बात करते हैं सोशलिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी इसकी विशेषता नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है, डज नॉट पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, Which one of the following is not correct about gender? Gender के ये यहाँ पर कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। Gender is social construct, gender is a biological construct, gender is variable as it changes on the basis of time and culture, कुकिंग एंड बॉक्सिंग एक्टिविटीज हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद जेंडर। देखो जेंडर क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। आप जेंडर क्या बताते हैं, देखो हिंदी में इसको वैसे लिंग ही कह देते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली नहीं है ये। ठीक है, बायोलॉजिकली होता है आपका सेक्स, ठीक है, वो मेल और फीमेल होता है, लेकिन जेंडर क्या है, ये एक समाज में जो आपकी अवधारणा बनी हुई है कि इस पर्टिकुलर जेंडर के लिए ये चीजें अपेक्षित हैं, जैसे कुकिंग या घर के कामों के लिए हम क्या कह देते हैं, हाँ वो केवल फीमेल्स करेंगी, ठीक है, विमेन करेंगी, तो ये समाज में बना हुआ है, आज तो वो बाहर जाकर भी काम कर रही है। ठीक है, तो जेंडर क्या है, ये एक सामाजिक अवधारणा है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट यही वाला है। सी और डी को भी देख लेते हैं, जेंडर वेरिएबल होता है, समय और कल्चर संस्कृति के हिसाब से चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग संस्कृतियों में मेल और फीमेल के अलग अलग काम दिए गए हैं। ठीक है, और टाइम के साथ साथ ये चेंज होता है, बहुत सारे काम जो पहले लड़कियों को नहीं करने दिए जाते थे आज करने दिए जाते हैं, ऐसे लड़कों के लिए भी हैं, बहुत सारे काम जो ये माने जाते थे भाई लड़कों का काम नहीं है, आज के समाज में सारी चीजें चेंज हो रही है, आज लड़के भी उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समय के साथ कल्चर के साथ चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही है। और कुकिंग बॉक्सिंग जैसी एक्टिविटीज जो है उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जेंडर के साथ, हाँ इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर के साथ आप अलग अलग एक्टिविटीज को जोड़ देते हैं, बॉक्सिंग काम है, दिमाग में आपके क्या आएगा, और बॉक्सिंग तो लड़कों का खेल है, तो ये क्या है, जेंडर। ठीक है, ये जेंडर एक क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे, when no progress in learning of a child is observed then it is called as plateau of learning। बिल्कुल सही बात है, लर्निंग कर्व जो है अगर उसमें एक समय ऐसा आ जाए जहां पर बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, उसे हम अधिगम का पठार या लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव कॉज ऑफ इट, इसमें से कौन सा इसका कारण नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट पूछा है, ये क्वेश्चंस को देखिए आप कैसे घुमाया हुआ है, एक तो आपको कई अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ी तो भी आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, तो ध्यान दीजिए कौन सा कॉज नहीं है पूछा है। लैकनिंग इन द इंटरेस्ट, पे इंटरेस्ट अगर बच्चे का लूज हो चुका है तो ऑब्वियसली पठार आ सकता है, तो ये तो है। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्टडी मटेरियल, अगर कठिनता का स्तर बढ़ गया है तो भी पठार आ सकता है, बच्चा आप सीख ही नहीं रहा है। प्रोवाइडिंग अ ब्रेक ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लर्निंग, लर्निंग के बीच बीच में आपको छोटा इंटरवल देना, ब्रेक देना, ये पठार नहीं लाएगा बल्कि बच्चे को रिलैक्स करता है। अगला भी देख लेते हैं, बैड हैबिट्स ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल बैड हैबिट, गलत काम करने का तरीका अगर उसका होगा तो भी लर्निंग का पठार आ सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता कॉज पठार का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्पेसिफिक एम्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब CIET जो है आपका, ये भी आपके टॉपिक में से है, अगर आप लास्ट यूनिट देखेंगे अपना एकेडमिक एप्टीट्यूड का, उसमें जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस और आपके काउंसिल्स वगैरह है उसके बारे में आपको पढ़ना है। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो इन्होंने पूछा है यहाँ पर द
द स्पेसिफिक एम ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIET इज टू, क्या क्या है एम्स, तो यहाँ 4 दे रखे हैं एम्स और उसके बाद देखिए आपसे ऑप्शंस पूछे गए हैं क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये इनकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन है इनका, ठीक है। बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ एजुकेटर्स इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसका आपका फुल फॉर्म है CIET का। क्रिटिकली अप्रेज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इन इंडिया, तो ये जो है इसके फंक्शंस है, तो यहाँ पर सी और डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, Which of the following is not the dimension of Guilford's tri-dimensional model? तो ये आपका गिलफर्ड ने जो है आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, साइकोलॉजी का आपका टॉपिक है, तो इंटेलिजेंस की थ्योरीज में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, सिमेंटिक, तो सिमेंटिक नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी है? 22 भाषाओं में से संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मणिपुरी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, उड़िया, तो ये है आपका संस्कृत, तमिल, कन्नड़, ठीक है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर एज रीजन, तो एक आपको अभिकथन और यहाँ पर कारण दिया हुआ है और इसके बाद आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो पहले अभिकथन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वर एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जो आपके जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाएं थी वो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई थी। तो ये अभिकथन जो है आपका सत्य है, ये बिल्कुल सही है, डाइट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसलिए। रीजन क्या दिया है यहाँ पर, The main task assigned to District Institute of Education and Training at that time was to identify educational problems of schools of rural areas. ये इसका कारण नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कारण जो है इसका गलत दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन पहले जो आपकी ओरिजिनल आंसर की आई थी उसमें आपका कुछ और दिया था, बाद में उसे करेक्ट किया गया ऑब्जेक्शन के बाद। तो यहाँ पर ए सही है और आर क्या है आपका फॉल्स है। नेक्स्ट पे चलेंगे, आश्रम स्कूल्स, ओके, अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। आश्रम स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन टू केटर देयर एजुकेशनल नीड्स। आश्रम स्कूल्स का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये बहुत विवाद में था और फाइनली इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका रीजन क्या था। देखो वैसे आश्रम स्कूल्स जो है ना जो खोले जाते हैं वो स्पेशल कैटेगरी के बच्चों के एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, लेकिन यहाँ ना इन्होंने आंसर पहले शेड्यूल ट्राइब दिया था, लेकिन इन्होंने मेंशन ही नहीं कर रखा है कि ये कौन से आपके आश्रम स्कूल्स की बात करें। सेंट्रल यानी केंद्र सरकार ने भी आश्रम स्कूल्स खोले थे, वो उन्होंने एसटी के लिए खोले थे। जो आपके उत्तराखंड सरकार ने आपके आश्रम स्कूल्स खोले थे वो एससी के लिए खोले थे। इसके अलावा आप देखेंगे यूपी में भी आपके इस तरह के आश्रम स्कूल्स खोले गए, वो अदर कैटेगरीज के लिए खोले गए थे। तो यहाँ इन्होंने क्योंकि मेंशन नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, अब जिसने जहां से पढ़ा होगा तो वो तो करेक्ट ही कहेगा ना, क्योंकि ऑफिशियल डेटा है वो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को वेग मानकर कि यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है, भ्रमित सा कर रहा है, मतलब ठीक से करेक्टली फ्रेम नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज एसोसिएटेड विद मॉडल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस आपका अनुभव शंकु किससे आपका संबंधित है? एडगर डेल, हार्वर्ड, मॉरिसन, ब्रूस एंड वेल। जब भी हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं हम इनकी बात जरूर करते हैं। एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जहां पर इन्होंने सारे टीचिंग एड्स वगैरह को कैसे लगाया था, एक ऐसे क्रम में लगाया था जहां पर ये किसमें आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस की तरफ जाते हैं कि किससे सबसे ज्यादा बच्चे को समझ में आया, किससे सबसे डायरेक्ट बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन से आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं जिससे बच्चे के जो दिमाग में जो है सबसे ज्यादा, या कोई भी अगर पढ़ रहा है किस तरीके से पढ़ रहा है कि उसके दिमाग में सबसे ज्यादा रिटेंशन होता है, सबसे ज्यादा वो अपने दिमाग में धारण कर पाता है। लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑडियो विजुअल, टीचिंग अदर्स, इमीडिएट टूल्स ऑफ लर्निंग। तो ये आएगा आपका डी। अगर आप दूसरों को पढ़ाएं तो आपको सबसे ज्यादा आप जो है लर्निंग करेंगे, रिटेंशन करेंगे, या फिर अपनी लर्निंग का तुरंत आप उपयोग कर ले तो उससे भी रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू पजेस फॉलोइंग क्वालिटीज। अब टीचर क्वालिटीज के ऊपर आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वालिटीज दी है। हाई मॉरल करेक्टर मतलब उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स यानी व्यावसायिक नैतिकता, एंड साउंड पॉलिटिकल बेस मजबूत राजनीतिक आधार। भाई ये तीनों तो होने चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन को भी देखिए इन्होंने क्या करा है, टफ बनाने की कोशिश की है। नाउ आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज भी आपसे पूछी जाने वाली है, 68 की भी पूछी जाएगी, 86 की भी, उसमें से भी आपको पढ़ना ही है। देन आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़नी है। तो इन्होंने पूछा कि विच स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज अडॉप्टेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। तो आपका 10+2+3 था। ये आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की थी वो कोठारी आयोग की रिपोर्ट पे बनी हुई थी, और कोठारी आयोग ने ही सिफारिश किसकी की थी, 10+2+3 की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। If you are a teacher, how can you help the adolescent students to use Piaget's formal operational stage? ठीक है, अब पियाजे, जीन पियाजे की थ्योरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करते थे ये बात करते थे बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि बच्चा एक संरचनावादी है, खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया, एनकरेजिंग देम टू मेमोराइज द स्टेप्स एंड सिचुएशन। मेमोराइज वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है, रटने के ऊपर बिल्कुल भी बल ये नहीं देते थे। सेकंड वाला देखो, बाय एनकरेजिंग एंड ट्रेनिंग देम फॉर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल सही बात है, आप प्रोत्साहित करें बच्चे को आगमनात्मक रूप से निगमनात्मक रूप से तर्क देने की। ठीक है, क्या होता है आगमनात्मक निगमनात्मक, इंडक्टिव में क्या होता है, आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो, रूल, ठीक है, और डिडक्टिव में क्या होता है, आप रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, बाय हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू सिस्टमैटिकली जनरेट पॉसिबिलिटीज फॉर अ गिवन सिचुएशन, बच्चे के सामने आपने समस्या रखी, बच्चा उसका विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस दे रहा है कि क्या क्या इसमें संभावनाएं हो सकती है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बाय एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू एक्सपोज देम टू वेरियस सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस विद कीन इंटरेस्ट, बिल्कुल सही, कि बच्चों को आप मौके दीजिए कि वो अपने आप को अलग अलग प्रकार के अनुभव में डालें, अलग अलग तरह की सिचुएशन फेस करें और उससे अपने अंदर रुचि जनरेट करें। तो ये आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ लग रहा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपके ये दिए हुए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें आ रहा है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो जहां आपको दिख जाए वो गलत ही हो जाएगा, मेमोराइज की बात नहीं करते पियाजे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, फॉर रियलाइजेशन ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इज इंक्लूडेड इन करिकुलम। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है आपका, ये आपका किस लिए इंक्लूड किया गया, टू इनकलकेट टीचिंग स्किल्स, टू गिव सिटीजनशिप एजुकेशन टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, टू जनरल अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, टू रिकॉग्नाइज द थॉट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देखो ये राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, साफ साफ ही पता चल रहा है, टू जनरल अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेशन। देखो यहाँ पर एजुकेशन और आपका फिलोसफी और सोशियोलॉजी वाला जो टॉपिक था वहां पर से आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें आपका, तो एजुकेशन यहाँ पर क्या नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट रिटर्न, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये डायरेक्ट रिटर्न नहीं, एजुकेशन आपको डायरेक्ट रिटर्न यहाँ पर नहीं दे रहा है। आप वैसे आप क्या करते हो, ह्यूमन कैपिटल तो यहाँ पर आप इनहेंस करते हो एजुकेशन के द्वारा, लेकिन ये डायरेक्ट रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिलीव्स दैट children with disability should be allowed only to sit with non-disabled students. Teachers should always remain pity towards children with disabilities. All children should be treated equally with grace and gratitude. Children with severe disability should be educated in special school only. तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो आपका स्पेशल एजुकेशन या एक्सेप्शनल चाइल्ड लर्निंग डिफिकल्टीज, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इससे रिलेटेड पूरा एक यूनिट है। ठीक है, डिसेबिलिटीज और जो स्पेशली आपके जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनकी शिक्षा से जरूरी जो चीजें हैं, ठीक है, उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, उससे रिलेटेड एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उस पे से आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, वहां हम गर्ल एजुकेशन वगैरह की भी बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, पेडागोजिकल नॉलेज इज एसेंशियल फॉर टीचर बिकॉज इट इनेबल्स हिम और हर टू इफेक्टिवली लेसन प्लानिंग फॉर टीचिंग, manage the class properly, organize educational excursion, plan and organize parent teacher association meetings। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्या आएगा, हाँ, अगर टीचर के अंदर जो है आपकी ये क्वालिटीज है, उन्हें पेडागोजिकल नॉलेज है कि किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, यानी कि शैक्षणिक उन्हें ज्ञान है, तो यहाँ से लेसन प्लानिंग वो प्रॉपर कर पाएंगे, क्लास को मैनेज कर पाएंगे प्रॉपरली। अब एजुकेशनल एक्सकर्शन और इन सब का तो यहाँ पर यूज नहीं है, यहाँ पर क्योंकि दो ऑप्शन ही आपके आ रहे हैं, कोई भी दो आपको सिलेक्ट करने हैं, तो ए और बी हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इफ अ टीचर अनाउंसेस इन द क्लासरूम दैट टुडे आई विल टीच, इट इंडिकेट्स दैट स्टाइल ऑफ टीचर इज। अगर शिक्षक जो है वो अनाउंस कर रहा है कि आज मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो क्या है, ये किस तरह की टीचिंग को बता रहा है, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, क्रिएटिव, ये अथॉरिटेटिव टीचिंग को बता रहा है।
ठीक है, अधिकारात्मक, जहां टीचर अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखो आपको ये सेलेक्ट करना है, मैच करना है, एक तरफ लिस्ट 1 दी है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी है। चलो अब यहाँ पर पहले मैच कर लेते हैं। Education develops man innate powers. Education is a tripolar process. Education is effective agent of social change. School. और यहाँ पर आपका क्या दिया है? Nature of education, analytical meaning of education, agencies of education, need of education. देखो education develop करती है man की innate powers, ये analytical meaning of आपका education. Education tripolar process है, ये शिक्षा की प्रकृति को बता रही है। ठीक है, हमने एक आपका टीचिंग के ऊपर लेक्चर ले रखा है, उसमें भी आपको काफी सारी चीजें पता चली होंगी कि हम फेजेस किसे कहते हैं, लेवल्स क्या होती हैं टीचिंग के, नेचर क्या है टीचिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन इज इफेक्टिव एजेंट ऑफ सोशल चेंज, नीड ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की जरूरत क्यों है, सामाजिक परिवर्तन के लिए। और स्कूल क्या है, ये एक स्कूल की एजुकेशन की एजेंसी है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में क्या आती है आपकी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में क्या आ जाता है, जहाँ पे हर चीज क्या होती है, रिजिड होती है, हर चीज फिक्स्ड होती है, करिकुलम, एग्जाम कब लेना है, बच्चों की एज ग्रुप, यूनिफॉर्म, किस स्थान पे जाकर आप शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तो स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा मिल रही है वो फॉर्मल हो गई। फिर इनफॉर्मल में क्या होता है, आप घर पे किसी से भी अपना कुछ भी सीख रहे हैं, मम्मी से खाना बनाना सीख रहे हो, भाई से आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, ये सब इनफॉर्मल हो गया, कोई फिक्स करिकुलम नहीं, कोई टेस्ट नहीं होने वाला। और नॉन फॉर्मल क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन स्कूल्स, जहां पर कुछ चीजों में आपकी फिक्स होती है, कुछ चीजों में आपका लचीलापन होता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो 1 का आ रहा है यहाँ पे 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, द एम्प्टी वेसल मेटाफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इंडिकेट्स। ठीक है, एम्प्टी वेसल, बच्चे क्या है, बच्चों का एम्प्टी वेसल या खाली बर्तन मान लिया, तो ये स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में इक्विपिंग स्कूल लाइब्रेरी विद न्यू बुक्स, अपॉइंटिंग टीचर्स अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन स्कूल, filling the minds of student with new information, receiving funds for constructing new building of schools। तो ये सी ऑप्शन है। देखो पहले माना जाता था ये, ठीक है, पहले माना जाता था कि बच्चा जो है वो खाली बर्तन है, आपको उसके अंदर नॉलेज फिल करनी है, टीचर को नॉलेज फिल करनी है। आज नहीं माना जाता, आज ये माना जाता है बच्चा कुछ ना कुछ तो लेकर आया है, आपको उसे इनहेंस करना है, आपको क्या करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, उसे और ज्यादा डेवलप करना है। बच्चे के अंदर पहले से ही बहुत कुछ है। ठीक है, बच्चा जो है अपनी नॉलेज वगैरह काफी सारी चीजें मतलब अपने एबिलिटीज लेकर आया है, आपको उसे एनहेंस करना है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी assist and advise the central and state governments on which level of academic matters related to school level education, university level education, adult education, teacher education। तो एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपका किससे रिलेटेड है, स्कूल लेवल की एजुकेशन से। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, लिस्ट फिर से 1 और 2 को मैच करना है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीटेड है। अब क्यों डिलीटेड है, मुझे जो लगता है मैं वो बता दूंगी। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग किसने दी है, गेज ने दी है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक पे अभी बाद में आएंगे। टीम टीचिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर डेवलप हुई थी। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल डेनियल डेविस, ठीक है, डेनियल डेविस है। और यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें भी, और यहाँ तो है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो विधि है आपकी, वो वैसे तो उसमें नाम आता है आपका H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, लेकिन जब मैं आपका पढ़ाती भी हूँ, ठीक है, टीचिंग मेथड जब मैं टॉपिक आपका लेती हूँ, तब मैं आपको ये बताती हूँ कि ह्यूरिस्टिक विधि को ही पॉलन और डंकर ने कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ह्यूरिस्टिक विधि को ही कहा था उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, किसने कहा था, पॉलन एंड डंकर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नाम पोलियो दिया है, पोलियो नहीं है वो, पॉलन है, पॉलन एंड डंकर। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि नाम गलत होने की वजह से, ऑब्वियसली जिसको आता हो वो तो नहीं पहचान पाएगा ना ये गलत नाम की वजह से, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीटेड है। ठीक है, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कोड्स क्या है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इनएक्टिव इन योर क्लास, व्हाट विल यू डू, स्कोल्ड हिम टू पे अटेंशन टू योर लेक्चर, स्कोल्ड तो कभी करना ही नहीं, इग्नोर नहीं करना। मेक योर लेक्चर सिंपल बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट, ये पॉजिटिव आंसर लग रहा है। एडवाइस हिम टू टेक एडमिशन इन स्कूल मेंट फॉर स्पेशल एजुकेशन, ऐसा नहीं होता, इंक्लूसिव की बात होती है आजकल तो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रशस्त प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल इज एन एंड्रॉइड मोबाइल ऐप फॉर स्कूल्स टू स्क्रीन। ठीक है, किसके लिए, विद्यालयों के लिए छटनी का एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है। किस प्रकार के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन हैविंग डेलिक्वेंट टेंडेंसी, चिल्ड्रन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स, चिल्ड्रन फ्रॉम हिली एरिया, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो ये है आपका, ठीक है, सही आंसर क्या है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए, इनकी छटनी के लिए। नेक्स्ट है आपका
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बुक इज ऑथर्ड बाय गीजू भाई वधेका। ये इंपॉर्टेंट बुक्स पे से आपका आ जाता है। देखिए आपका जो फर्स्ट यूनिट है, जो हमने फिलोसफी की बात की, उसमें आपके कुछ थिंकर्स जो है वो दिए हुए हैं, उनके नाम गिवन है, उनके आपको स्पेशल जो उनकी बुक्स वगैरह लिखी है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन पे क्या है, और उन्हें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, वो आपको कवर करनी चाहिए। तो उसमें से आपका गीजू भाई वधेका, ये तो हमने कई बार पढ़ा भी दिया था, तो सबको ऐसे ही याद होगा, दीवा स्वप्न था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज मोस्ट एसेंशियल इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, एजुकेशन सुपरविजन। तो इसका सही आंसर सी है कि अगर लीडरशिप या शैक्षणिक नेतृत्व का सर्वाधिक आवश्यकता कब होती है, जब हमें आपके इंस्टीट्यूशन यानी संस्थागत व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, ठीक है। मेहनत लगी इसमें आंसर की, क्योंकि प्रॉपर एक जगह पे तो है नहीं, हमें इसके बहुत सारे जो कोर्ट में भी आपके आदेश वगैरह जो बाद में निकलते हैं उनको भी एनालाइज करके भी देखना पड़ता है कि फाइनल आंसर की यहाँ पर क्या बनी थी। कई सारे वीडियोस यहाँ पे चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी डिटेल पीडीएफ को एनालाइज करने के बाद हमने आंसर की यहाँ पे जनरेट किए। तो ये जो है आपके फाइनल आयोग द्वारा माने गए और कोर्ट द्वारा माने गए आंसर्स हैं। अब यहां से हमारा क्या काम है, हमारा काम है ये देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। देखो सिलेबस बड़ा जरूर है, लेकिन क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है, बहुत डीप क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछेंगे, पूछे भी नहीं गए। हमने बहुत डीपली पढ़ाई करी थी, इसमें भी बहुत अंदर अंदर तक हमने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन काफी ऊपर ऊपर से पूछ लिए गए। लोग बच्चों में बहुत नाराजगी भी थी कि आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस देने के बाद काफी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए गए। कई बार ऐसा होता है ना, टफ पढ़ लो तो फिर इजी क्वेश्चन छूट जाता है, और इसकी वजह ये थी कि इससे पहले जो एलटी का आपका एग्जाम आता था उसमें टफ क्वेश्चन और अंदर अंदर से पूछ लेते थे। खैर अभी हम थोड़ा सा ऑब्वियसली इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे और सिंपल और डीप दोनों को पढ़ाई करते हुए चलें, क्योंकि अभी आपके पास समय है, कवर कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से। आपका लंबा चौड़ा सिलेबस हो उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो समय से अगर आप तैयारी प्रारंभ कर देंगे तो बहुत ही आप लोग फायदे में रहेंगे। बहुत सारे नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी बीएड किया है, पहली बार आप इस भर्ती की तैयारी अगर करेंगे तो पहले से तैयारी शुरू रखो। विषय तो आप अपना तैयार करोगे ही करोगे, अपना सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन साथ ही साथ इस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा अचीवर्स ऐप पे कोर्स भी चेक कर सकते हैं। एलटी 2026 या बैच 2 कह लीजिए आप, इसके लिए हमारा नया जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है, जिसे हम इसी वीक से लाइव क्लासेस के दौरान शुरू कर देंगे। आपका रिकॉर्डेड पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, लाइव क्लासेस जो हैं वो आपकी इसी वीक से शुरू हो जाएंगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप वहां पर हमारे डेमो लेक्चर्स और कुछ आपके फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डेड भी पुराना सारा देख सकते हैं आपके वहां पर क्या क्या टॉपिक्स पड़े हुए हैं। डिटेल अभी खुलेंगे नहीं वो, लेकिन आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि काफी डिटेल में हमने वहां पर सब चीज कवर करा रखी है। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप जो हमारे यहाँ पर YouTube पे जो आपके वीडियोस चलते हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है मेघा जायसवाल अचीवर्स, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो आई होप आपको हमारे लाइव हुई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। इसी आशा में कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।